नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मैं आपको हैरानी के साथ बता रहा हूं, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन अपनी 1 इंच ज़मीन भी पुतिन को किसी भी कीमत पर नहीं देगा। हैरानी की बात यह है कि ये जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं वो मुश्किल से 18 से 20 घंटे के बीच में हुए हैं और ये डेवलपमेंट तब हुआ है जब पुतिन ने कल रात में करीब 8:30-9 बजे दावा किया कि अगर यूक्रेन हमें वो ज़मीनें दे दे जो रशिया के टारगेट पे हैं और जो ट्रंप से समझौते के वक्त हमने एक लिस्ट दी थी उसमें जो दर्ज हैं, अगर वो ज़मीन रूस को मिल जाएंगी तो पुतिन जो हैं रशिया की तरफ से युद्ध विराम को तैयार हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने इस पर कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं कही, गुमराह करने वाली बात नहीं कही, बातचीत करने वाली बात नहीं कही, ना ये बोला कि मैं ट्रंप से बात करूंगा फिर बताऊंगा। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि अब हम सर्वनाश युद्ध को तैयार हैं और पुतिन को किसी भी कीमत पर यूक्रेन की 1 इंच ज़मीन लेने नहीं देंगे। ये हैरान करने वाला जो दावा है उसके पीछे की 2-3 कहानियों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अभी 24 से 25 घंटे के अंदर युद्ध में ऐसे कौन से बड़े बदलाव हुए हैं कि ज़ेलेंस्की अचानक बेहद आक्रामक हो गए हैं जैसे कि पुतिन रहते हैं। यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने यह साबित करने की कोशिश की है कि रशिया अगर चाहता है कि वो जंग को रोके तो उसे हमारी शर्तों पर माननी होंगी और यूक्रेन की कोई भी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। जो समझौते होंगे वो बराबरी के टक्कर के होंगे, यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा, ये भी ज़ेलेंस्की ने इशारा कर दिया है। अब ज़ेलेंस्की के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनको ये जो बूस्टर डोज जो मिली है वो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने पिछले 17 से 18 घंटे के अंदर दे दी है और उन्होंने एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट यूक्रेन को सौंपी है जिसमें यह दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है, अपनी ज़मीन रूस को नहीं सौंपता है तो यूरोप के मुख्य देश, यूरोप यूनियन में करीब 27 देश आते हैं, उसमें से जो मुख्य देश हैं 3-4 बड़े बड़े जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और पोलैंड, ये जो देश हैं इनका ऐसा दावा है कि हम मिलकर रशिया के बड़े हमलों को नाकाम कर देंगे। रह गई बात परमाणु युद्ध की, तो उसके बारे में रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रूस की तरफ से बहुत बड़ा परमाणु युद्ध करने की ऐसी कोई बड़ी संभावना सामने नहीं आ रही है और जो ट्रंप हैं वो जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर ऐसा दबाव बना रहे हैं कि वो पुतिन की बातों को माने। लेकिन यूरोप ने जो खेल किया है ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर, उससे क्या है पूरी दुनिया हैरान रह गई है और ज़ेलेंस्की के तेवर ऐसे आ गए हैं कि वो सर्वनाश युद्ध को तैयार हो गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि आगे की खबरें हैं क्या। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रशिया जो है वो ऑलरेडी अपने 1 अक्टूबर से अब तक सबसे भीषण हमले के दौर से गुजर रहा है और अक्टूबर का महीना ऐसा बताया जा रहा है 2025 में जिसमें सबसे ज़्यादा तीखे हमले, सबसे ज़्यादा भयानक हमले, सबसे ज़्यादा खूनी हमले रशिया की तरफ से हुए हैं, खास तौर से पूर्वी यूक्रेन में। हम आपको डेटा वैसे भी वॉल के ऊपर दिखा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का 55% इलाका जो है वो रशिया अपने टारगेट में रखा हुआ है। उसका मानना है कि अगर हम 55% का इलाका पूर्वी यूक्रेन का जीत लेंगे तो रशिया का जो टारगेट है वो यूक्रेन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि डोनबास जो है, लुहांस्क और डोनेस्क, इसको मिलाकर एक डोनबास इलाका बना है जिसका 78% वो इलाका पहले से ही कब्जा कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जब ट्रंप 28 सूत्रीय एक फॉर्मूला लेके आए थे, ज़ेलेंस्की ने उसका धुआं निकाल के रख दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि जो जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी और बोला गया था कि जो ट्रंप ने 28 सूत्रीय अपना शांति योजना का फॉर्मूला बनाया है उसको, उसमें से क्या किया उन्होंने, लगभग 9 या 8 कम करके उसको 19 सूत्रीय एक योजना बना दी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो यूक्रेन है वो ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानेगा जिससे ये मैसेज जाए कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो हार रहे हैं या यूक्रेन सरेंडर कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन के अंदर से निकल कर आ रही है जो ज़ेलेंस्की के लिए एक कहना चाहिए फांसी का फंदा साबित होने वाला है। एक बहुत बड़ा घोटाला ज़ेलेंस्की के यारों ने या उनके दोस्तों ने या उनके करीबियों ने करके दिखाया है और जिसके ऊपर खुद यूक्रेन के जो नाका और सोपा 2 खुफिया एजेंसीज हैं या कहना चाहिए जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने क्या किया है, वहां पर रेड डालना शुरू की है ज़ेलेंस्की के करीबियों के करीब। आप अंदाज़ा लगाइए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक, वो बहुत ही खास और ज़ेलेंस्की के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि वो जो 830 करोड़ डॉलर का जो घोटाला हुआ है उसके अंदर वो शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 830 करोड़ डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम हुई ज़ेलेंस्की के हिसाब से और यूक्रेन के हिसाब से, जिनसे हथियार आने थे, जो परमाणु ऊर्जा के लिए ज़ेलेंस्की इस्तेमाल कर रहे थे पैसा, उसका धुआं निकालकर ज़ेलेंस्की के करीबियों ने ही निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो
मीटिंग हुई है। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें दो तीन चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर जेलेंस्की ने इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया कि उन्होंने सीधे सीधे पुतिन को चैलेंज कर दिया है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि आप हमें शांति से ज़मीन दे दो वरना हम बारूद से या युद्ध से हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने पुतिन को क्लियर कट मैसेज दिया है कि जेलेंस्की या यूक्रेन कोई भी आपको 1 इंच ज़मीन देने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बयान क्यों दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जो हैं वो ट्रंप की तरफ से मॉस्को में पुतिन से मिलने जा रहे हैं। और यूक्रेन की मीडिया और यूरोप की मीडिया में कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ शायद आधे यूक्रेन का नक्शा लेके पुतिन के पास जा रहे हैं और उनको ये दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ये आधा जो पूर्वी यूक्रेन है वो आपका हो गया और बचे हुए इलाके में से इतना इलाका हमारा हो गया और इतना इलाका जो है वो यूक्रेन का हो गया है। यहाँ पर यूक्रेन का जो एक बंदरबांट चल रहा है ज़मीन का, और जेलेंस्की को जिस तरीके से जोकर या जमूरा साबित करने की कोशिश हो रही है, उससे जेलेंस्की बुरी तरीके से घबराए हुए हैं और बौखलाहट में अब उन्होंने पूरी तरीके से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का दामन थाम लिया है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि जर्मनी ने आनन फानन में रशिया की बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया है और उनका टारगेट है कि हम रशिया की $100 अरब की जो संपत्तियां जब्त की हैं उसको बेचकर उसका सारा पैसा उठाकर यूक्रेन में लगाएं और यूक्रेन उससे एक लंबी जंग करे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करीब करीब 17-18 घंटे पहले ही कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से और उन्होंने दावा किया है कि जो फ्रांस से उनको मिराज 2000 जेट मिले हैं उससे कमाल का काम करके दिखाया है। अमेरिका के F-16 से यूक्रेन की वायुसेना बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अब तक यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के 8 सुकोई 35S जो जेट्स हैं उनको मार गिराया है। ये हैरान करने वाली बात इसलिए है कि जो सुकोई 35S रशिया का जो कहते हैं ना 4.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसमें इतनी ज़बरदस्त काबिलियत है जो 400 किलोमीटर दूर से सीधा हमला करता है, जिसमें वो दुश्मन को दिखता भी नहीं है, वो अटैक करके उसको उड़ा के चला जाता है। उस सुखोई 35S जेट को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है और उसका दावा है कि लगभग 3.5 से 4 साल की जंग में अब तक वो 8 ऐसे सुखोई 35S को तबाह कर चुका है। जेलेंस्की का इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इसके पीछे के सबसे बड़ा जो चेहरा अब निकल के आया है वो है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। आप देखिए मेरे वॉल के पीछे यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं। एक तरफ हैं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो और साथ में उनके साथ खड़े हैं फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं। ये जो 2 हस्तियां हैं, ये जो 2 ताकत हैं राष्ट्रपति और चांसलर की, जर्मनी और फ्रांस की, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि रशिया को हम ये जंग नहीं जीतने देंगे और इसका भरोसा यूक्रेन को और जेलेंस्की की सेना को भी करा दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रंप का जो एक दबदबा था यूक्रेन के ऊपर वो हल्के हल्के कम होता चला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब रशिया इतनी स्पीड में अटैक करता हुआ इतने बड़े इलाके पे पहुंच चुका है तो फिर ये पुतिन को क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी कि या तो आप बातचीत से मान जाओ वरना हम बारूदी प्लान हमारा तैयार है, हम आराम से आपकी जो सारी ज़मीनें हैं वो छीन लेंगे। पुतिन ने कल जब अपने तेवर दिखाए तो पहली बार मीडिया में उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर बोला कि अगर यूक्रेन ने बिना शर्त के हमें ज़मीन नहीं सौंपी, वो ज़मीन जो अभी तक रशिया के कब्ज़े में नहीं है और वो ज़मीन जो रशिया के कब्ज़े में है, अगर दोनों ज़मीनें रशिया को नहीं सौंपी गई तो यूक्रेन के आधे हिस्से पर कम से कम रशिया कब्ज़ा कर लेगा और वो भी सैन्य क्षमता के दम पर। पुतिन ने ये इशारा किया कि जेलेंस्की को जो नेटो और यूरोप और यूरोपियन यूनियन के हाथों में जो नाच रहे हैं, जेलेंस्की को ये जंग बहुत भारी पड़ेगी। और पुतिन ने ये भी बोला है कि जेलेंस्की की अभी ऐसी कोई क्षमता अब औकात नहीं बची है यूक्रेन के अंदर कि वो किसी बड़ी डील को करें या किसी बड़े समझौतों को करें। उनका कहने का मतलब ये था कि यूक्रेन ने जिस तरीके से फ्रांस से 100 राफाल जेट का जो सौदा किया है या 150 स्वीडन ग्रिपेन जेट का सौदा किया है वो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की के अंदर अभी वो क्षमता नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन ही को आपने रोक रखा है इमरजेंसी आर्टिकल्स को लगाकर तो आप ऐसे समझौतों को कर ही नहीं सकते जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हों। और इसलिए पुतिन ने ये एक मैसेज दिया है कि अब हमारे लिए यूक्रेन में जेलेंस्की कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम तो सिर्फ वहाँ की सेना से और वहाँ की आवाम से कह रहे हैं कि वो आएँ और इस चीज़ को बहुत तेज़ी से सॉल्व करें, वरना रशिया जो है वो ताकत के दम पर हमला कर लेगा। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है यूक्रेन के अंदर और वहाँ उनका मानना है, वहाँ की जनता का जो बची खुची जनता है, कि 70% अब यूक्रेनी ये कहने लगे हैं कि हमें रूस के साथ कोई ना कोई समझौता करना चाहिए और इस युद्ध को रोकना चाहिए। लेकिन जेलेंस्की इकलौते एक ऐसे शायद शख्स होंगे यूक्रेन के अंदर
जो ये ठान चुके हैं कि मुझे पुतिन को 1 इंच जमीन नहीं देनी है, मैं युद्ध करूंगा, जमीन नहीं दूंगा। ये जेलेंस्की का बार बार कहने का मतलब है। अब यहां आता है कि जेलेंस्की जो भंवर में फंसे हुए हैं, एक तरफ वहां उनकी जो सेना के जनरल्स हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो घोटालों में फंसे हुए हैं। आखिर वो घोटाले किस टाइप के हैं? आपको बता दें कि जब से जंग शुरू हुई और अब तक कम से कम 3 बड़े कमांडर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। उसमें से पुतिन का, जेलेंस्की का एक बहुत ही करीबी है। वो तो भाई साहब ऐसा था कि वो अपना यूक्रेन छोड़कर ही भाग गया है। उसके बारे में दावा किया जा रहा था कि एक स्टूडियो 95 है जिसमें जेलेंस्की और वो दोनों पार्टनर थे, और उन्होंने इसको अपने दोस्त को बहुत सारी ताकतें दी थी ताकि यूक्रेन के हथियार की डील की जा सके। वो बंदा घोटाला करके भाग गया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका का और यूरोप की कई खुफिया एजेंसियों का ऐसा दावा है कि यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए थे, जो शिपमेंट भेजे गए थे, उसमें से कई शिपमेंट जो थे वो यूक्रेन पहुंचे ही नहीं, और मिसाइल रॉकेट जो थे वो किसी तीसरे देश में आतंकवादी संगठनों के या किसी चरमपंथी संगठनों के हाथ में पहुंच चुकी हैं। तो यूक्रेन युद्ध में जो सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पे आ रही हैं कि पुतिन पूरे अग्रेसिव तरीके से हमला करके पूर्वी यूक्रेन को पूरा कहते हैं जीतने जा रहे हैं, और यूक्रेन के संग सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो 2 मोर्चों पर कम से कम इस वक्त हार रहा है। एक ज़मीन पर रशिया उसको रौंद रहा है, और दूसरा जो घोटाले हो रहे हैं वो जोंक की तरह यूक्रेन को चूस रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ की सेना के कमांडर या जनरल या टॉप अफसर ये मान चुके हैं कि यूक्रेन का तबाह होना तय है। इससे पहले जितना इसको हम लूट सकते हैं, जहां से हम पैसा खींच सकते हैं, जहां से हम सोना बटोर सकते हैं, जहां से हम पैसा इकट्ठा करके विदेशों में जमा कर सकते हैं, वो सारी कोशिशें यूक्रेन के अंदर हो रही हैं। अब आता है कि भाई अगर इतना सब कुछ है तो फिर नेटो, यूरोप और अमेरिका अंधाधुंध पैसा क्यों दे रहे हैं? आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बता दें, यहां यूक्रेन के ऊपर कोई भी एहसान नहीं कर रहा है। जो एक चवन्नी भी दे रहा है, या एक कहते हैं ना एक छोटा सा बंदूक की गोली भी दे रहा है, उसका भी हिसाब लिख रहा है। और आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं वो बोले जरूर जाते हैं कि जो वॉर के डैडी या युद्ध के डैडी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो युद्ध में डॉलर डैडी बोले जाने चाहिए। युद्ध के डॉलर डैडी, जो युद्ध से डॉलर कमाना जानता है, और ट्रंप से बेहतर इस समय कोई नहीं है। तो युद्ध में इस समय जो ट्रंप है वो एक डॉलर डैडी की तरह है, और वो अपना फायदा देख रहे हैं, अमेरिका का फायदा देख रहे हैं, और जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि सारी अमेरिकन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो माला माल हो रही है। मैं अभी का तो नहीं, लेकिन लगभग 45 दिन का पहले का आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका का जो शेयर मार्केट में जो डिफेंस कंपनियां हैं उनका जो रेशियो है वो 40% अप गया है। अब का मतलब ये हुआ कि वो 40% ज़्यादा फायदे में रही हैं अपने शेयर मार्केट में, जो डिफेंस इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका के लिए यूक्रेन और रूस लगभग अब इस समय एक बराबर हो गए। ट्रंप को ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है यूक्रेन को बचाने की या जेलेंस्की को बचाने की। उनकी सिर्फ एक मोहब्बत है कि मुझे दुर्लभ खनिज मिल जाए, वो उनको मिल गया, उसको खो देंगे 8-10 साल के बाद, उससे वो अपना पैसा बटोरेंगे। 500 अरब डॉलर उन्होंने वहाँ खर्च किए, कम से कम 5000 अरब डॉलर उसमें से वो कमाने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो चोरी छुपे गलत तरीके से पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे मिसाइल के पार्ट्स या ड्रोन्स के पार्ट्स रशिया पहुंचा रही हैं जो रूस की मिसाइलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी बड़ी हैरान करने वाली बात जेलेंस्की ने खुद बताई कि भाई एक इस्कंदर मिसाइल जो फट नहीं पाई थी रूस की, उसको जब चेक किया गया तो उसके अंदर कम से कम 151 पार्ट्स ऐसे मिले जो अमेरिका में बने हुए थे, जो यूरोप की कंपनीज ने बनाए हुए थे, और कुछ तो ऐसे थे जो सीधे सीधे अमेरिका की जो कहते हैं ना जो सप्लाई करती, सेना को सप्लाई करती एजेंसीज, उनके तक पार्ट्स उसके अंदर मिले। तो वहां पर जेलेंस्की ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका के पार्ट्स भी रशिया पहुंच रहे हैं और वो मिसाइलों इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर खुफिया एजेंसियां कर क्या रही हैं? यहां ऐसा चौंकाने वाला या कहते हैं ना भड़कने वाला कोई कदम नहीं है, पूरी दुनिया जान चुकी है। और याद रखिए, जब अमेरिका, नेटो, यूरोप की खुफिया एजेंसियां होती हैं तो उनके पास जेलेंस्की का पूरा काला चिट्ठा है। यहाँ पे जेलेंस्की सिर्फ एक मोहरा है, उनके नाम पर एक बार्गेनिंग पुतिन के साथ की जा रही है और कुछ नहीं है। जेलेंस्की के अलावा यूक्रेन में कोई विकल्प नहीं है जो उनकी जगह पे खड़ा किया जा सके, इसलिए मजबूरी है कि ट्रंप जबरदस्ती जेलेंस्की को खड़े करे हुए हैं। उनको हर हफ्ते या हर 10-12 दिन में वाशिंगटन बुला लिया जाता है, या जेलेंस्की को पेरिस या लंदन भेज दिया जाता है कि जाइए आप वहाँ मीटिंग करिए, आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि सारे देश, चाहे वो यूरोप हो, चाहे नेटो हो, और चाहे अमेरिका अलग से हो, ये सब लोग अब यूक्रेन को चूस रहे हैं, जोंक की तरह चूस रहे हैं, और जेलेंस्की इसको समझ रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को डर इस बात का कि वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि जेलेंस्की और जेलेंस्की के जो करीबी हैं वो खुद
लाखों अरबों डॉलर जो हैं वो इस युद्ध से कमा रहे हैं, और ये युद्ध का पैसा उल्टा यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। तो अमेरिका उनको साफ बोलता है कि भाई हम तुमको हथियार बेचते हैं, तुम्हारे यहाँ हथियार नहीं पहुंचते, तुमको अरबों डॉलर दिए जाते हैं, उसमें तुम्हारे यहाँ घोटाले कर रहे हैं कमांडर्स और जनरल्स, आपके रक्षा मंत्री तक। तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं है। यहां पुतिन को भी ये अच्छे से पता है कि जेलेंस्की जो है वो सिर्फ एक जोकर है, इसलिए बार बार वो ये बोलते हैं कि जेलेंस्की का कोई वजूद ही नहीं है जिनसे हम कोई ऐसी बातचीत करें। अगर हमें बातचीत करनी है तो हम ट्रंप से बात करेंगे, नेटो के अधिकारियों से बात करना चाहें तो कर लें, लेकिन उनका मेन मकसद जो है वो ट्रंप से सीधे बात करना चाहते हैं। इसलिए स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच रहे हैं, और मॉस्को में यूक्रेनी मीडिया बोल रही है कि आप देखिएगा कि स्टीव विटकॉफ पक्का पुतिन को आधा यूक्रेन का नक्शा दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको डोनेट्स्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और लुहांस्क ये सारे इलाके आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिए कि रूस की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल है कि अगर जेलेंस्की ने बोला है कि हम सर्वनाश युद्ध को तैयार हैं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा ये है कि नेटो के जो 32 देश हैं उनको ये पूरी उम्मीद है कि हमारी जो लगभग 30 लाख की फौज है वो अगर एकजुट हो जाएगी तो हम रशिया को आराम से ग्रैप में लेकर उसको अपनी मनमानी शर्तों पर झुकाएंगे और पुतिन को दिखाएंगे कि आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो पुतिन हैं उनको ट्रंप बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से पहले शांति समझौता करा दो, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ, युद्ध आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन और नेटो के बहुत से देशों का ऐसा मानना है कि अगर हम इस वक्त रशिया के खिलाफ एक बड़ा धमाका या जोरदार अटैक करेंगे तो रूस उसके सामने टिक नहीं पाएगा। रूस इसलिए भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसको लगता है कि लगभग 4 साल में उसके हथियारों का लगभग 40 से 50% जो हथियार गोदाम है वो खाली हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको बताएं कि अगस्त से लेके और इधर नवंबर तक इसी का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो ये करीब 15,000 हमलों के बराबर आता है, और जिसके अंदर ऐसा दावा किया जाता है कि लगभग 10,000 ड्रोन तो मार ही चुका है, 500 से 800 मिसाइलें मार चुका है। अगर 90 दिन का निकालें, 60 दिन में तो 500 मारी हैं, लेकिन 90 दिन का अगर पूरा निकाल दें तो ये लगभग 1000 मिसाइलों के करीब पहुँचता है। तो आखिर ये जो 1000 मिसाइलें वो आ कहाँ से रही हैं? ये हज़ारों की तादाद में ड्रोन आ कहाँ से रहे हैं? ये इतनी गोला बारूद आ कहाँ से रहा है? इतने ज़्यादा सैनिक आ कहाँ से रहे हैं? आपको बताएं कि रूस की ताकत को देखकर जर्मनी बुरी तरीके से चकराया है। जर्मनी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अफ्रीका के 36 देशों से 1400 से ज़्यादा लड़ाके कैसे पहुंचे। 1436 लड़ाके पहुंच चुके हैं अफ्रीकन कंट्री से। केन्या से ही अकेले 400 लड़ाके पहुंचे हैं, जिनको लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। पुतिन को पता है कि अगर मैं इस वक्त यूक्रेन को अच्छी तरीके से तबाह कर दूंगा, क्योंकि सर्दी का फायदा अगर सबसे ज़्यादा कोई उठाना जानता है तो वो है रूस की फौज। आपको बता दें, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 रहा हो, चाहे कोई भी जंग रहा हो, रशिया ने सर्दियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। रशिया की जो सेना है वो कोहरे को, और कहते हैं ना फॉग को, जो घना कोहरा होता है उसको अपने कैमोफ्लाज यानी कि कवच के रूप में इस्तेमाल करती है। और ऐसा देखने में आया है कि अभी हाल के दिनों में प्रकोवोस जो इलाका है उसमें कम से कम 3 इलाकों से, 3 रास्तों से रूस की फौज घने कोहरे में से गुजरती हुई उन इलाकों में पहुंच गई जहां यूक्रेनी मोर्चे पर बहुत सारे यूक्रेनी सैनिक तैनात थे, जिनको चारों तरफ से घेरा। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रकोवोस में अकेले 5500 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो ट्रैप में फंस गए, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के करीब 500 कमांडोज हैं जो आज भी उनके घेरे में हैं। और ऐसा मैं आपको पहले ही आप वॉल में देख रहे होंगे कि जो प्रकोवोस इलाका है उसका 66% इलाका रशिया के कब्जे में आ चुका है। वांचैक एक जगह है उसका 80% आ चुका है, यानी कि रणनीतिक तरीके से जो बड़े इलाके हैं वो सब रशिया के कब्जे में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि पुतिन आगे की रणनीति क्या करेंगे जब जेलेंस्की ने ऐसा बोल दिया है। जेलेंस्की ने और पुतिन ने और रूस के प्रवक्ताओं ने ये क्लियर कट बोला है कि ये जेलेंस्की नहीं बोल रहे हैं, ये धमकी जेलेंस्की की तरफ से नहीं आ रही है। ये युद्ध की जो आग मची हुई है ये जेलेंस्की की नहीं है, ये जर्मनी की है, ये फ्रांस की है, ये नेटो की है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि हमें मजबूर मत करिए कि हम नेटो के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन करें, क्योंकि पुतिन ने बोला है, कल अपनी बाइट में बोला है, मीडिया के सामने बोला है कि मैं कागज़ पर लिख कर देता हूं कि मैं किसी भी यूरोप या नेटो कंट्री पर अटैक नहीं करूंगा। उन्होंने 2 बार बोला कि मैं कागज़ पर लिख कर देता हूं कि पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से कोई भी अब अटैक यूरोप या नेटो पर नहीं होगा। लेकिन क्या है, पुतिन ने क्या बोला कि मेरे इन दावों को, मेरी इन बातों को नेटो और यूरोप जो है वो भड़काने में लगे हैं, और वो ये साबित करते हैं कि रूस जो है वो झूठ बोल रहा है, रूस गुमराह कर रहा है। लेकिन हकीकत में जो पुतिन हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर नेटो और यूरोप ये समझ रहे हैं कि वो पुतिन की बातों को गुमराह करके रूस को बदनाम कर रूस को घेर कर मार लेंगे, तो ये बहुत बड़ा
एक छलावा, एक धोखा है, एक भ्रम है। क्योंकि आपको बता दें, अगर रशिया को ये लगा कि वो ज़रा भी घिर गया है तो आप उसकी परमाणु क्षमताएं देख सकते हैं। 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच जिस तरीके से बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल, परमाणु क्रूज मिसाइल, पोसाइडन ड्रोन, ये सब चीज़ें जो परमाणु से जुड़े हुए दिखाए गए, उससे ये साबित है कि पुतिन से जो जंग होगी वो सर्वनाश की जरूर होगी, लेकिन वो सर्वनाश किसका होगा? वो सर्वनाश हो सकता है यूक्रेन का या फिर नेटो का। अगले कुछ घंटों के अंदर जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी टिप्पणियों पे ज़रूर टिप्पणियां करिए, इससे हमें एक नया रास्ता, एक नया विज़न मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।